स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के साथ के सामने मौत पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों बताएंगे प्रियंका गांधी क्यों कह रही है कि भाषण नहीं बल्कि बहस चाहिए देश में। बताएंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे जोरदार तरीके के बवाल और देश के अंदर गैस और पेट्रोल की किल्लत के मामले को लेकर प्रियंका गांधी की ओर से बहस की मांग उठाई गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ ही कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है चुनाव आयोग। दोस्तों यानी चुनाव तब होगा बीजेपी का जब अध्यक्ष को चुनाव लड़ने दिया जाएगा, वरना पहले ही भाजपा का चुनाव हो जाएगा खत्म। बताएंगे कैसे फंस गए भाजपा के अध्यक्ष और आलीशान महल को लेकर चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा इलेक्शन। बताएंगे किस तरीके की है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल और बाद में चुनाव आयोग की ओर से सफाइयां भी दी गई है। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे कैसे असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्लान को कांग्रेस ने फेल कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के 2 मंत्रियों को बीजेपी की सरकार में पुलिस वालों के धक्का मुक्की और मारपीट का सामना करना पड़ा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी एकदम सही बोल रही है, देश में भाषण नहीं अब बहस का टाइम है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर देश के अंदर इस समय सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के मामले को लेकर लगातार किल्लत चल रही है। दोस्तों दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और भाजपा सरकार की तैयारियों पर सवाल एक के बाद एक गहराते चले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने पूछा कि आखिर संसद भवन में बीजेपी की सरकार कब जवाब देगी। दोस्तों तो बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को आगे किया गया, जिन्होंने लोकसभा में आकर ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे जंग के मामले को लेकर इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में बयान दे रहे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री आते हैं, एक तरफा भाषण देकर चले जाते हैं। इस बात पर प्रियंका गांधी काफी नाराज हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद भवन में आकर देश की जो स्थिति है उस बात से हम लोगों को अवगत कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि इतना तो हमें पहले भी पता था, यानी देश के अंदर किस तरीके के हालात है ये तो सबको पता है। बात यह है कि आखिर इस मुद्दे पर चर्चा बहस कराई जाएगी तभी इस मुद्दे पर कोई समाधान निकल पाएगा। यानी बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि वो आएंगे और एक तरफा भाषण देकर चले जाएंगे और कोई सवाल नहीं पूछेगा तो भाजपा सरकार का काम आसान हो जाएगा कि उनका जो मन करेगा वो करेंगे। दोस्तों लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आए, भाषण देकर गए, लेकिन भाषण में जो बातें वो बोल रहे हैं ये तो सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिम्मत जुटाकर इस पूरे मामले पर भाषण नहीं बल्कि बहस करवाना चाहिए। और उन्होंने प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बहस होगा तब हम अपनी बातों को आगे रख पाएंगे और ऐसे में एक तरफा भाषण देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रियंका गांधी एकदम सही बोल रही है, नरेंद्र मोदी को भाषण देने की जगह बहस करवानी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार देश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सही से काम कर रही है तो उनको बहस में आना चाहिए। जब सवाल प्रियंका गांधी पूछेंगे और उस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे पाएंगे तब माना जाएगा कि भाजपा सरकार की तैयारी सही चल रही है, वरना एक तरफा आकर भाषणबाजी करना ये कोई कला नहीं होती है, ये तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाला मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर क्या दक्षिण भारत के अंदर जीत की उम्मीद में बैठी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही चुनाव लड़ने से बैन कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो अपडेट आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अचानक से चुनाव आयोग पहुंची है। दरअसल पूरी जानकारी ये है कि केरल के निमोम से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के अपने अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। दोस्तों राजीव चंद्रशेखर ने हलफनामा दिया है, यानी एफिडेविट सबमिट कराया है, जमा करवाया है चुनाव आयोग के पास में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस एफिडेविट में, इस हलफनामे में कहीं भी दूर दूर तक 49,000 स्क्वायर फीट का जो एक आलीशान बंगला है भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का, दोस्तों उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। 49,000 स्क्वायर फीट का ये एक आलीशान बंगला कोरामंगला में है जो बेंगलुरु के 3rd ब्लॉक में है दोस्तों। और इस संपत्ति की बात करें तो केवल जमीन का अगर आप दाम देखेंगे तो 200 करोड़ की जमीन ही केवल है, और अगर आलीशान बंगले को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये और सैकड़ों करोड़ का मामला बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस प्रॉपर्टी का नंबर भी कांग्रेस पार्टी ने बताते हुए कहा कि प्रॉपर्टी नंबर 408 है जो भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का है। और इसके बाद प्रॉपर्टी का जो टैक्स का रिसीट होता है दोस्तों वो भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में जमा कर दिया है। कर्नाटका की सरकार ने जो टैक्स काटा हुआ है उस बारे में पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। और बीजेपी के नेता लोकसभा का चुनाव लड़े थे राजीव चंद्रशेखर, तो उन्होंने 2024 में एफिडेविट दिया था और अपना एड्रेस 408 कोरामंगला 3rd ब्लॉक बताया था। और अब उन्होंने इस संपत्ति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है दोस्तों, जबकि इनके नाम से ही प्रॉपर्टी टैक्स आया है। तो प्रॉपर्टी अगर इनकी नहीं है तो इनके नाम से प्रॉपर्टी का टैक्स कैसे आया? और ये 1 साल पहले वहां रहते थे, आज नहीं रहते हैं, ये तो अजीब सी बात है। कुल मिलाकर एक बड़ी संपत्ति को छुपाने का पूरा मामला है। राजीव चंद्रशेखर एक आदतन अपराधी है और चुनाव आयोग को मिसलीड किया गया है, यानी धोखे में रखा गया है, अंधेरे में रखा
गया है और इसके बाद पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी पीआरए एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कई सारे नियमों का उल्लंघन है दोस्तों, ऐसे में कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जा सकती और यहाँ पर साफ तौर पर छुपाया हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा, जल्द से जल्द करेगा? क्या चुनाव लड़ने से पहले भाजपा के नेता को सस्पेंड करेगा क्योंकि नामांकन भरकर चुनाव आयोग को गुमराह किया गया है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगाकर चुनाव आयोग का एक डॉक्यूमेंट देखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग का 2019 से जुड़ा हुआ ये पूरा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में बगल में नीचे भारतीय जनता पार्टी का मोहर लगा हुआ है दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे गए डॉक्यूमेंट के तहत है दोस्तों। इसमें किसी कैंडिडेट के बारे में, उसके क्रिमिनल केस के बारे में जिक्र किया गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों की इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद सीपीआई-एम केरला की ओर से निशाना साधा गया। चुनाव आयोग ने निशाना साधा दोस्तों। सीपीआई-एम केरला ने कहा कि इट इज नॉट सीक्रेट। अब ये जो साझेदारी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में है, ये कोई अब खुफिया जानकारी नहीं है, बल्कि ये खुलकर सबके सामने आ गई है दोस्तों। इसमें सीपीआई-एम केरला की ओर से भी बोला जाता है कि क्या भाजपा ने सारे दिखावे छोड़ दिए हैं? क्या कोई रहस्य नहीं बचा है कि एक ही सत्ता केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नियंत्रण करती है? फिर भी कम से कम दो अलग अलग डेस्क की शिष्टाचार तो इनको बनाए रखना चाहिए। अब तो वह भी अनावश्यक लगता है। मोहर की अदला बदली बेपरवाही से हो रही है। निर्वाचन आयोग के पत्र में बीजेपी की मुहर लगी हुई है, ठीक उसी पुराने आरोप की तरह की आप कोई भी बटन दबाइए कमल प्रकट हो जाता है। यहाँ एक और सहयोग सामने आया है कि क्या किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कुल मिलाकर दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को भेजे गए एक पत्र में 19 मार्च 2019 के साथ संलग्न हलफनामे पर चुनाव आयोग के मुहर के बजाय भारतीय जनता पार्टी केरल इकाई का मुहर लगा हुआ है। ये पहली बार है। हमने अक्सर ये दावा सुना है कि मशीन जो काम करती है वो भाजपा के पक्ष में काम करती है। अब चुनाव आयोग का जो डॉक्यूमेंट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुहर के साथ आ रहा है। तो क्या देश के अंदर अब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं बचा है? अब तो दोनों मिलकर खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक क्लैरिकल मिस्टेक था, यानी चुनाव आयोग के दस्तावेज के गलत प्रसार के संबंध में यह मामला है। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ये त्रुटि थी जिसको ठीक कर लिया गया है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि आखिर इस तरीके का मामला कैसे सामने आ रहा है? लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से अगर मुहर लगी मिलेगी तो ये साफ तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में साठ गांठ की बातों को और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत करेगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें असम की राजनीति में इस बार सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि पहचान और स्वाभिमान की बहस भी तेज हो गई है। गुवाहाटी के सेंट्रल सीट से बीजेपी द्वारा विजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या असम एक बाहरी चेहरे को न सिर्फ विधायक बल्कि संभावित डिप्टी सीएम के रूप में स्वीकार करेगा? विजय गुप्ता को पार्टी नेतृत्व का करीबी माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि बाहरी होने का इन पर बार बार आरोप लगता आया है दोस्तों, और मामला इतना आगे बढ़ गया कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के सहयोगी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, कुकी चौधरी को, जो स्थानीय नेता है और ऐसे में एक युवा, शिक्षित और असमिया पहचान वाली उम्मीदवार है जिनको जनता ने समर्थन करना शुरू कर दिया है दोस्तों। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुवाहाटी सेंट्रल से विजय गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा चल रही थी। और अब जो जानकारी है वो ये कि धीरे धीरे करके इनको उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अभी अपडेट क्लियर इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है कि असम के अंदर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो बाहर से लाकर लोगों को असम के अंदर चुनाव लड़वा रही है, जबकि असम के लोकल लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने गुवाहाटी सेंट्रल में अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है, क्योंकि पार्टी ने लोकल उम्मीदवार मैदान में उतारा है। तो ऐसे में ये लोकल वर्सेस बाहरी वाला मुद्दा भी धीरे करके बनता चला जा रहा है दोस्तों, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी की मजबूती और ज्यादा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता। और हिमंता बिस्वा शर्मा असम के अंदर अब असमिया अस्मिता का कार्ड नहीं खेल सकते, क्योंकि असम की जनता को साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा बाहर से लाकर लोगों को राज्य की जनता पर थोप रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र स्थित सतारा जिले के परिषद के अध्यक्ष पोस्ट के चुनाव के दौरान शिवसेना और पुलिस के बीच में अभूतपूर्व विवाद की पृष्ठभूमि में शिवसेना के मंत्री शंभू राज देसाई ने सतारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। उन्होंने कहा कि उस दिन हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे उनके बेटे पर पुलिस ने दबाव डालकर अपने पिता के अपहरण की झूठी शिकायत दर्ज करवाई। अपहरण का आरोप शिवसेना के 2 सदस्यों के ऊपर लगाया गया, जबकि वे सभी मतदान के दिन हमारे साथ में मौजूद थे। यानी दोस्तों हुआ ये कि सतारा के अंदर जिला परिषद के अध्यक्ष पोस्ट को लेकर
का चुनाव हो रहा था और शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट ने आपस में गठबंधन बना लिया, क्योंकि दोनों का मिलाकर आंकड़ा 35 पहुंच रहा था और 33 चाहिए था, यानी बहुमत से 2 सीट ज्यादा था इनके पास। दोनों मिलकर अपना खुद का 17 जिला परिषद का अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 27 पार्षदों का समर्थन था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टी पर दबाव बनाया दोस्तों, दोनों पार्टी के पार्षदों को तोड़ लिया गया, यानी एक और एनसीपी अजित पवार गुट और दूसरी और दोस्तों शिवसेना शिंदे गुट के पार्षदों को अपने साथ में बीजेपी ने कर लिया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को अपने पक्ष में करते हुए महाराष्ट्र स्थित 17 जिले के परिषद के अध्यक्ष के पोस्ट पर अपना व्यक्ति नियुक्त कर दिया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस दौरान बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार में जो 2 मंत्री हैं, दोनों के दोनों बीजेपी के सहयोगी के मंत्री हैं दोस्तों। सांसद नितिन पाटिल के साथ में भी अपमान किया गया है, यानी पुलिस वालों ने मंत्री मकरंद पाटिल और शशिकांत शिंदे का अपमान किया है और सांसद नितिन पाटिल का भी अपमान किया गया है, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं के साथ में जमकर बदतमीजी की गई है। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस को आगे करके अपने सहयोगियों के साथ ही इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद वेथिलिंगम ने मौजूदा मुख्यमंत्री रंगास्वामी के सामने अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया दोस्तों। रंगास्वामी के खिलाफ तंटाचावड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, तो उनको रास्ते में ही रंगास्वामी के लोगों ने रोकने की कोशिश की। आगे जाने से रोका गया दोस्तों, बार बार प्रयास किया गया कि वो आगे ना जाए, क्योंकि रंगास्वामी के समर्थकों को साफ तौर पर पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वेथिलिंगम को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और उसके सहयोगी की स्थिति खराब कर दी है। इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है कि अपना नामांकन ना दाखिल करें। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और मुख्यमंत्री रंगास्वामी के सामने कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज नेता वेथिलिंगम को मैदान में उतारा है। अब दोस्तों ये जो तंटाचावड़ी की सीट है, जिस पर पिछली बार भी रंगास्वामी चुनाव हार गए थे, इस बार भी इनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिग्गज नेता को मैदान में उतार दिया है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी सोमवार को चंद पल के लिए चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर रुके। उन्होंने स्थानीय नेताओं से निगम चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा की दोस्तों। इसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी 2 दिवसीय शिमला यात्रा से दिल्ली वापस लौट रहे थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी थी। उनसे पहले चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लकी स्थानीय नेताओं के साथ में पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की दोस्तों। और चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, संगठन का विस्तार कैसे चल रहा है, संगठन को क्या सफलताएं मिल रही है, सारी बातों पर राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे। और खासकर जो नगर निगम है दोस्तों चंडीगढ़ में, ये काफी जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लकी समेत कई और स्थानीय नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने सबसे बातचीत की और फिर राहुल गांधी दिल्ली की ओर निकल गए। इसके बाद गुजरात की यात्रा उनकी होने वाली है दोस्तों। एक के बाद एक कई और कार्यक्रम होने वाले हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। केरल में भी राहुल गांधी एक्टिव होने जा रहे हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की गुजरात के वडोदरा के अंदर आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए दोस्तों। बताया गया है कि मोदी आदिवासियों के हित की परवाह नहीं करते। राहुल गांधी ने आदिवासी शब्द का गहरा अर्थ समझाते हुए कहा कि अगर 5000 साल पहले यहाँ आता तो सारी जमीन आदिवासियों के नाम होती। उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे आदिवासियों को हटाया गया और 21वीं सदी में उनके लिए नया शब्द गढ़ा गया और आदिवासी समुदाय के लोगों को आरएसएस और बीजेपी वाले वनवासी बताते हैं। मतलब आप ओरिजिनल मालिक नहीं है, ये देश आपका था और ओरिजिनल मालिक आप यहाँ के हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को ये लोग बीजेपी वाले और खासकर आरएसएस वाले आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी कहते हैं, यानी वन में रहने वाला। अगर आप आदिवासी हो तो इस देश पर आपका कर्ज है, आपकी जमीन जंगल आपसे छीना गया, लेकिन वनवासी मतलब आप कुछ नहीं हो और आपके संविधान पर भी आपका अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। अब तो आजकल फैशन बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी विकास की बात आती है सीधा आदिवासियों की जमीन छीन लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला मामला हो, माइन के लिए आदिवासियों की जमीन छीनकर मुआवजा भी मत दो वाला मामला हो, मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं तो आरएसएस बीजेपी वाले मुझ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इसका मतलब देश की जनता, इस देश में सिर्फ 10% आदिवासी, 15% दलित और 50% ओबीसी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने गए 5-7 लोगों को फायदा। पहले पब्लिक सेक्टर था जिसमें आदिवासी दलित जा सकते थे। अब अडानी की लिस्ट खोलो, एक भी आदिवासी आपको नजर नहीं आएगा, यानी आप लोगों से आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात में आदिवासी समुदाय से बात करते हुए बताते हैं कि मोदी पर 100% ट्रंप का कब्जा हो चुका है, ट्रंप का कंट्रोल हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 मामले पर नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुके पड़े हैं। एक तो एफटीन वाला मामला है, दूसरा अडानी वाला मामला है और इन्हीं दोनों मुद्दे पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को कंट्रोल किया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पेश कर रहे थे दोस्तों। बिल में बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ साथ आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में आईजी और उसके ऊपर 2 पोस्ट पर आईपीएस अधिकारी की डेप्यूटेशन के बारे में नियम तय किया गया। लेकिन आईजी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इन पोस्ट पर डेप्यूटेशन के जरिए आईपीएस अधिकारियों के होने वाली नियुक्ति में 2 साल के भीतर कमी लानी चाहिए, ये मांग किया गया था दोस्तों। यानी जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है दोस्तों, उसमें जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो अमूमन आईपीएस अधिकारियों को मिलता है जो कि इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत आते हैं, यानी वे लोग अलग पुलिस सर्विस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जबकि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर आईपीएस को इतने बड़े पोस्ट पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में क्यों दिया जाता है मौका, जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल में खुद बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, उनको प्रमोशन देकर बड़े पोस्ट पर पहुंचाया जा सकता है। तो फिर ये बाहर से आईपीएस अधिकारियों को लाने की क्या जरूरत है? इन्हीं बातों को लेकर सवाल खड़े हुए थे दोस्तों। अब आईजी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून लाया गया है दोस्तों, जिसमें सरकार ने आईजी स्तर पर भी 50% का अनुपात बनाए रखने का प्रावधान किया है। यानी बिल में कहा गया है कि इस मामले में समय समय पर हम लोग आदेश जारी करेंगे और केंद्र सरकार के पास इस मामले से जुड़े नए नियमों का अधिकार रहेगा। यानी बिल में प्रावधान किया गया है कि इन बलों का मुख्य यानी डीजी आईपीएस अधिकारी बनेगा। एडीजी के पद पर कम से कम 67% नियुक्ति आईपीएस अधिकारियों की होगी और आईजी स्तर पर पोस्ट 50% नियुक्ति आईपीएस अधिकारी से जाएगी। वर्तमान में व्यवस्था डीजी के पद पर आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होती है दोस्तों। कुल मिलाकर सीएपीएफ और आईपीएस के बीच का ये पूरा मामला है, जहां पर सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोग कह रहे हैं कि हमारे खुद के लोगों को इतने ऊपर पोस्ट पर मौका मिलना चाहिए, किसी आईपीएस अधिकारी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए जिनको कोई अनुभव भी नहीं होता है, इसके बावजूद इनको बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। ऐसे में आप लोग जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव अपडेट को लेकर ये नई जानकारी है दोस्तों। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। डीएमके को मिली 14 सीटों में गठबंधन की अन्य पार्टियों के बीच भी सीटों का बंटवारा होगा। डीएमके के पुडुचेरी चुनाव प्रभारी जगत राजन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सभी सहयोगी पार्टियां मिलकर काम करेगी। यानी जो 30 के 30 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी 16 पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यह है कि 5 जो बची हुई सीटें कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने उम्मीदवार वापस लेगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस के 4 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में सीआई के जांच की मांगी है दोस्तों। ये मामला काफी बड़ा आगे बढ़ा और इसके बाद आगे कार्रवाई होते हुए अब जो अपडेट है वो ये कि पूर्व मंत्री लालजी सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी भी हो गई है। गगनदीप सिंह रंधावा केस के मामले को लेकर भुल्लर ने फेसबुक में खुद सरेंडर करने का दावा किया। 2 दिन पहले सीएम मान ने मंत्री के पोस्ट से हटाया था। रंधावा ने भुल्लर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, धमकी और टेंडर के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। भुल्लर अपने पिता के लिए टेंडर मांग रहे थे। पंजाब के सांसदों ने लिखित में सीआई जांच की मांग की है अमित शाह से। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बदनामी काफी ज्यादा हुई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी जो शुद्ध और स्वच्छ राजनीति करने का दावा करती है, उनके कई सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई लोगों ने इस्तीफे अब तक दे दिए हैं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में काफी बुरे दौर से गुजर रही है दोस्तों। बार बार कोई ना कोई ऐसा बड़ा मामला सामने आता है जहां पर या तो विधायक या तो मंत्री से इस्तीफा दिलवाना पड़ता है, उनको गिरफ्तार तक करवाना पड़ा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। मुकेश रोशन ने दावा किया है कि संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इसके बावजूद बिहार सरकार के मंत्री के पोस्ट पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी संवैधानिक पोस्ट पर रहना कोई उचित काम नहीं है। आरजेडी के नेता ने आरोप लगाया कि लोक विभाग अभियंत्र विभाग यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग जिसे PHED बोला जाता है, जिसके मंत्री है संजय कुमार, उन्होंने पटना के राजीव नगर इलाके में फर्जी तरीके से जमीन हासिल की। इसके अलावा हाजीपुर में 11 लाख रुपए से ज्यादा के फ्लैट लोगों को नहीं दिए गए, पैसा लोगों से ले लिया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब चर्चा तेज है कि क्या मंत्री को पोस्ट से हटाया जाएगा या फिर मंत्री के मामले को फिर से दबाने की कोशिश जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मामले आते हैं दोस्तों जहां पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन के मंत्रियों पर गंभीर एक के बाद एक आरोप लगते हैं और सारे मामले को बाद में कारपेट के नीचे डाल दिया जाता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सोमवार को सीटों का बंटवारा कर लिया है। बीजेपी 234 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राज्य में गठबंधन का नेतृत्व कर रही AIADMK 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और PMK पार्टी 18 सीटों पर, अमा मकल मुनेत्र कदम यानी AMMK 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से केरल बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की मांगी है। तो ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु और केरला से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा दोस्तों इसी के साथ में।
4 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए अनंत सिंह। बेऊर जेल के अंदर उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे कि उनके नेता बाहर निकलेंगे और जैसे ही जेल से बाहर निकले अनंत सिंह दोस्तों, बड़ा लंबा सा काफिला निकला और नारे लगाए गए कि जेल का ताला टूट गया, छोटे सरकार छूट गया। पटना स्थित आवास पर गए और मोकामा में पैतृक गांव में आ जाने वाले हैं। भव्य रोड शो भी होगा दोस्तों, यानी कोई जंग जीत कर आए इस तरीके से पूरा रोड शो कराया जाएगा। इनके समर्थकों ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि इनके नेता एकदम सही है, इन पर कोई मामला नहीं चल सकता। और वैसे भी दोस्तों बार बार जेल जाते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि जेल गए हैं इस तरीके से कि जेल से बाहर आ ही जाएंगे और वैसा ही बिल्कुल हुआ। अगर आप भी मानते हैं कि अनंत सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दुलार चंद्र यादव के मामले को लेकर ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय